नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। डेली करंट अफेयर्स के इस क्लास में, इस सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में 26 से 27 जून 2026 से संबंधित करंट अफेयर्स को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संपूर्ण संकलन होगा। तमाम जानकारी हमेशा की तरह मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास की अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष तौर पर वीडियो में मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हूं, क्योंकि तबीयत कल से ही खराब है और मैं सक्षम नहीं हूं। इसी कारण से यहाँ इस रूप में स्क्रीन के माध्यम से आपके समक्ष में उपस्थित हूं, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी। कंटेंट आपको उसी तरह की दिखेगी। थोड़ी परेशानी है, आवाज़ से भी आपको महसूस हो रहा होगा, और जिस वजह से खड़े खड़े बोर्ड में पढ़ाना तकरीबन आधे घंटे, तो ये थोड़ा सा टफ हो जा रहा है। गले में थोड़ी सी खराश है और प्लस बुखार भी था रात में, तो इसी वजह से यहाँ पर इस रूप में हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। चलिए फिलहाल यहाँ हम सेशन की शुरुआत करें। दोस्तों, पिछले क्लास में एक सवाल मैंने आपसे पूछा था। ये सवाल था कि कौन हाल ही में भारत के लिए सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो नवीनतम डेटा के आधार पर हॉकी टीम के पूर्व कप्तान मनप्रीत सिंह इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, पिछले क्लास में जब ये सवाल मैं आपको करवा रहा था, तो मनप्रीत सिंह के बारे में वो जानकारी जो जिस पर आधारित ये प्रश्न है कि ये पहले कौन बने हैं, तो खास करके यहाँ अभी नया जो रिकॉर्ड है ये मनप्रीत सिंह के नाम बना है 413 अंतर्राष्ट्रीय मैच का। पहले ये पूर्व कप्तान दिलीप तिर्की के नाम था 412 मैच का ये रिकॉर्ड। साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग कि हॉकी के पूर्व कप्तान मनप्रीत सिंह थे, लेकिन वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान हैं पुरुष वर्ग में पंजाब के हरमनप्रीत सिंह हैं, जिन्हें कि सरपंच साहब भी कहा जाता है। मैच अगर आप हॉकी के देखते हैं तो सरपंच साहब का इन्हें संबोधित किया जाता है। दूसरी ओर भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान झारखंड की है सलीमा टेटे। दो महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ओलंपिक खेलों में अगर हम बात करें पदकों की, तो ओलंपिक में भारत ने अब तक 41 पदक जीते हैं। हम चर्चा आपके बीच किए हैं, वो चीज़ों को मैं पुनः से आपको याद दिलाता हूँ। देखिए, 41 पदक भारत ने जीता है। इस 41 में से 10 जो है गोल्ड है, 10 सिल्वर है और 21 ब्रॉन्ज है। और इस 10 गोल्ड में से दोस्तों एक बात ये ध्यान रखिएगा, जो 8 गोल्ड है, मतलब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि 8 गोल्ड केवल हॉकी टीम ने अपने नाम किया है, और बाकी जो 2 है वो एक 2008 बीजिंग ओलंपिक में आया था, अभिनव बिंद्रा ने अपने नाम किया था। दूसरा 2021 वाला, जहाँ पर नीरज चोपड़ा ने उसे अपने नाम किया था, है ना। अब यहाँ पर मनप्रीत सिंह को जो सम्मान मिले हैं 2021 में, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, जो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। इन्हीं की कप्तानी में 2021 में टोक्यो ओलंपिक में जहाँ नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, तो यहाँ इस प्रतियोगिता में जो हॉकी टीम है, भारतीय हॉकी टीम, ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम की थी। और इन्हीं की कप्तानी में एशियाई खेल 2022 में भारत गोल्ड मेडल जीता था। तो इन तमाम बिंदुओं को ध्यान रखिए, यहाँ से सवाल एग्जाम में बन सकते हैं। दोस्तों, आप सबों के डिमांड पे बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की एक नई वन लाइनर सीरीज शुरू हुई है। इसमें हमने आपसे वादा किया है कि आगामी 72वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर हम आपको वन लाइनर फॉर्मेट में लगभग 1000, लगभग क्या पूरा हम चाहेंगे कि 1000 जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हों वो यहाँ हम आपको करवाएंगे। हालांकि ये केवल बीपीएससी ही नहीं, आगामी बिहार में आयोजित होने वाले सभी एग्जाम के लिए ये रामबाण साबित होने वाली है। तो 2-3 क्लास, या फिर आप ये ध्यान रखिए, अब तक 2 क्लास, तीसरा तो आपको जल्द ही मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा। अब तक 2 क्लास आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। अगर आपका ये छूटा हुआ है तो जाके इसे देखिए, और इसके पीडीएफ को लेकर के बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर जाइए, वहां पर इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अब सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अभी एक रिपोर्ट आती है, स्टेट फाइनेंसेस रिपोर्ट 2024-25। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, इस अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में बिहार की वित्तीय स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आज का जो बदलता हुआ स्वरूप है एग्जाम का, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस तरह के अव्वल दर्जे के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले इसी प्रश्न को बहुत आसान वे में पूछा जाता था, अब यहाँ कथन वाले स्टेटमेंट टाइप के भी प्रश्न बन रहे हैं। बखूबी उन चीजों को लेकर हम यहाँ आपको प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ जो ये प्रश्न है, इस संदर्भ में भी कथन है, लेकिन यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि बिहार के पक्ष में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ जब आप देखेंगे ना, तो विकल्प नंबर सी, यानी कि बिहार राजस्व अधिशेष की स्थिति में फिसलकर राजस्व घाटे में आ गया है। मतलब यहाँ पर यह ध्यान रखना कि सरकार का जितना आय होता है, अगर यहाँ उससे आय में से देखेंगे जो व्यय है,
वो कम है, मतलब आय ज़्यादा है व्यय कम है, तो वैसी स्थिति में राजस्व अधिशेष वाले राज्यों में वैसी स्थिति में कहा जा सकता है। वास्तव में एक रिपोर्ट अभी कुछ दिन पहले आई थी, जो बिहार का राजस्व अधिशेष था 0.1% था, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई है इसमें यह कहा गया है कि राजस्व अधिशेष की स्थिति से मतलब फिसल कर राजस्व घाटे में चला गया है। मतलब कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली बात हो गई है ना, मतलब कि आमदनी से ज़्यादा खर्च हो रहा है। इसके कई सारे पहलू हैं, उन चीज़ों को हम समझेंगे। फिलहाल विकल्प नंबर सी यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। रिपोर्ट अभी हाल ही में तो आई है, 2024-25 का ये रिपोर्ट है, इसी पर आधारित। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें 13 राज्यों में, मतलब कि 13 राज्यों ने राजस्व अधिशेष अर्थात रेवेन्यू सरप्लस दर्ज किया है, जबकि 15 राज्य की अगर हम बात करें तो राजस्व घाटे में है। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि आधा से ज़्यादा राज्य जो है वो राजस्व घाटे में है। लेकिन कुछ चीज़ें और यहाँ से अच्छे से समझिए कि राजस्व अधिशेष जो है दर्ज करने वाले प्रमुख राज्यों में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद आता है गुजरात, झारखंड और मणिपुर का स्थान। वहीं अगर आप देखेंगे तो असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम, तेलंगाना जैसे राज्य जो है ये राजस्व घाटे में रहे हैं, है ना। अपने आप में ये सारे सवाल का रूप है। तो यहाँ फिलहाल हम बिहार के संदर्भ में चीज़ें प्रश्न में आपको पूछे थे, लेकिन इस रिपोर्ट से संबंधित वो सारी इंफॉर्मेशन जो किसी भी एग्जाम में बन सकता है वो आपके बीच हमने रखा है। अब दूसरी ओर ये देखिए कि रिपोर्ट के अनुसार 18 राज्यों ने राजस्व अधिशेष का लक्ष्य रखा था, जो रिपोर्ट में कहा गया है, लेकिन 18 राज्यों के इस लक्ष्य में से जो लक्ष्य निर्धारित था उसमें केवल 9 राज्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकी है। बिहार का भी लक्ष्य था, लेकिन बिहार लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका, जिसमें बिहार नहीं है। अब यहाँ पर इसी में अगला पॉइंट में देखिएगा, इसके अतिरिक्त गोवा, झारखंड, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश ने शून्य राजस्व घाटे का लक्ष्य रखते हुए भी राजस्व अधिशेष हासिल किया है। मतलब कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना, शून्य राजस्व घाटे का लक्ष्य था ऐसे राज्यों का, मतलब कम से कम फायदा में नहीं जाए तो घाटा में भी नहीं जाए, ऐसा लक्ष्य था। मतलब यहाँ पर शून्य राजस्व घाटे का लक्ष्य रखते हुए भी ये यहाँ राजस्व अधिशेष हासिल किया है। कितनी बड़ी बात है, पॉइंट में ध्यान रखिएगा, सवाल यहाँ से अराइज होंगे। लेकिन वही दूसरी ओर राजकोषीय घाटे के मामले में मेघालय सबसे ऊपर रहा है, जिसका राजकोषीय घाटा यानी कि जीएसडीपी का, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 8.69% दर्ज किया गया है। राजस्व घाटे में टॉप पर है मेघालय, अर्थात पहले स्थान पर मेघालय है, दूसरे स्थान पर देखेंगे नागालैंड है और तीसरे स्थान पर आप देखेंगे सिक्किम है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो रिपोर्ट अभी आई है, इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत यात्रा पर आए म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग, आई थिंक मैं सही उच्चारण यहाँ पर कर रहा हूँ, तो इन्होंने बिहार के किस विश्व धरोहर स्थल पर पूजा अर्चना की है, जिस वजह से खबरों में है। एग्जैक्ट रूप में बात करें तो ये भारत के आधिकारिक यात्रा पर थे और बिहार के दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक सवाल आपके बीच हमने रखा है। अब इसको देखने का प्रयास यहाँ पर कीजिएगा। पहले तो ये जान लीजिए कि राइट जो आंसर है ये है विकल्प नंबर यहाँ पर सी, महाबोधि मंदिर बोधगया। अब एक जानकार विद्यार्थी, एक जानकार स्टूडेंट इसको अच्छे तरीके से, अगर वो इसके बारे में नहीं भी पढ़ा है तो हिंट ले सकता है कि अच्छा बिहार में यूनेस्को के कितने विश्व धरोहर स्थल हैं। अगर एक है और विकल्प में आपको दिख रहा है तो फाइनली आंसर तो वही होगा। लेकिन अगर हम यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की बात बिहार के पक्ष में करते हैं तो बिहार में इसकी संख्या है 2। पहला जो महाबोधि मंदिर बोधगया है ये 2002 में इसे मान्यता मिली थी और बिहार का ये पहला विश्व धरोहर स्थल है। दूसरा जो है ये नालंदा महाविहार जो कि वर्ष 2016 में इसे मान्यता दिया गया था। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि बिहार में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की संख्या वो कितनी है, तो टोटल संख्या यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की बिहार में है 20। और संयोग से आज के इस क्लास में हम यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल को लेकर चर्चा करने वाले हैं, तो ध्यान से इसको देखिएगा, ये चर्चाएं अभी होंगी आने वाले प्रश्नों में। फिलहाल ये 2 स्थल और मान्यता कब मिली ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि एक सवाल भूलिएगा मत, जो पहला जो स्थल है वो बोधगया में जो महाबोधि मंदिर परिसर है वो है पहला, है ना। इन चीजों को ध्यान रखने की यहाँ पर जरूरत है। आइए हम चलते हैं तीसरे
प्रश्न पे हालिया आयोजित इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड में बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इनका नाम है नीरज चोपड़ा। जो पुरुष कैटेगरी में यानी कि मेंस कैटेगरी में जो ये अवार्ड मिला है, ये मिला है नीरज चोपड़ा को, चूंकि 21 जून को अभी हाल ही में ये इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2026 जो आयोजित हुआ है, ये इसका पहला यानी कि प्रथम एडिशन है। ये यहाँ ध्यान रखिए 21 जून को आयोजित हुआ है और जो आयोजन करता है ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है। अब यहाँ से संबंधित जो पुरस्कारों में जो इंपॉर्टेंट है, जो सवाल आपको दिखेंगे एग्जाम में, मेनली वही आपके समक्ष हमने रखा है कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार मिला गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को। महिला एथलीट का जो पुरस्कार मिला है ये पारुल चौधरी को मिला है। इन दोनों को ध्यान रखिए। वहीं दूसरी ओर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में पीटी उषा को एक सम्मान, वहीं दूसरी ओर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में एक नाम और आपको दिखेगा गुरबचन सिंह रंधावा, और इसके बाद बहादुर सिंह चौहान और अंजू बॉबी जॉर्ज। इन चारों को यहाँ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इतना ही नहीं, इन पुरस्कारों के बारे में जो जानकारी है ये तो ध्यान रखिए ही, लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें नीरज चोपड़ा के बारे में, हरियाणा में इनका जन्म हुआ है। अच्छा एक चीज यहाँ देखिएगा, यहाँ 2020 हमने लिखा है और मैं बोल रहा हूँ 2021, वास्तव में इसे 2020-21 बोलना ज़्यादा सुटेबल है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो संस्करण था जो ओलंपिक वाला, जो टोक्यो ओलंपिक था, ये दोस्तों 2020 वाला ही था। कुछ कारणों से, कोरोना महामारी के कारण से इसमें देरी हुई थी, है ना, इसलिए 20-21 बोलिए इसको, ये ज़्यादा सुटेबल होगा। 87.58 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ यहाँ टोक्यो में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। और 2024 पेरिस ओलंपिक में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 31वां संस्करण था, यहाँ पर 89.45 मीटर के थ्रो के साथ इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और जो गोल्ड था अरशद नदीम ने अपने नाम किया था। दोस्तों अरशद नदीम पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। समय समय पर अच्छे से हमने आपको पढ़ाया है ताकि तैयारी आपकी बेहतर हो और आपका एकदम रिजल्ट कन्फर्म हो। ये चीज़ ध्यान रखिए। हम अपनी ओर से भरसक पूरी प्रयास करते हैं कि चीज़ें आपको बेहतर मिले और एग्जाम में आप अच्छे से प्रश्नों को हल करें। तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कहता है, टाइम आउट पत्रिका द्वारा जारी दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ कला एवं सांस्कृतिक शहरों की सूची में जयपुर को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये कथन बिल्कुल सही है। जयपुर इसमें एकमात्र शहर है, 18वां स्थान प्राप्त हुआ है इस सूची में। यह कथन सही है। दूसरा कथन देखिए, इस सूची में शामिल होने वाला जयपुर भारत का एकमात्र शहर है। बिल्कुल ये सही है, जिसे 18वां स्थान मिला है। इस रैंकिंग में लंदन को प्रथम स्थान मिला है। तो दोस्तों ये भी सही है। कथन 1, 2, 3 ये तीनों सही है। दोस्तों यहां पर विकल्प नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब यहां पर इसके बारे में हम चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं इससे संबंधित तथ्यों में। 19 जून 2026 को लंदन स्थित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम आउट द्वारा ये दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ कला एवं सांस्कृतिक शहरों की सूची जारी होती है। इस सूची में जयपुर, जो कि भारत का एकमात्र शहर है, जो इस सूची में शामिल है और ओवरऑल इस सूची में जयपुर को 18वां स्थान दिया गया है। ये चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा। तो दुनिया की अगर 10 सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की इस टाइम आउट की हम सूची की बात करें तो लंदन, यूनाइटेड किंगडम का जो शहर है, लंदन पहले स्थान पर है। फ्रांस का जो पेरिस है दूसरे स्थान पर, संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क सिटी यहाँ पर तीसरे स्थान पर है। फिर उसके बाद बर्लिन है, केप टाउन है, मेलबर्न है, साओ पोलो है, मैड्रिड है, फ्लोरेंस है, काक्रोव है, मतलब यहाँ पर क्राकोव है, मतलब यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। दोस्तों मेनली आपको यहाँ ये याद रखना है कि किसकी ये रिपोर्ट है, ये कहाँ पर स्थापित एक खास करके संस्था है या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम आउट है ये कहाँ अवस्थित है। और मेन बात यहाँ पर यह है रैंकिंग में पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर कौन है, भारत का कितना शहर है, ये चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि भारत का एकमात्र शहर जयपुर है और ऐसी सूची की बात कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की, तो मिलते जुलते कुछ फैक्ट्स को देखिएगा, यहाँ आपका रिकॉल हो जाएगा ये चीज़ें। यहाँ जयपुर की बात हो रही तो 2019 में जयपुर को यूनेस्को विश्व धरोहर शहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा यहाँ जयपुर को 2019 में दिया गया था। ये भारत का दूसरा
दूसरा शहर बना था जयपुर, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल होने वाला पहला शहर 2017 में अहमदाबाद को बनाया गया था। ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, वही आपके बीच हमने रखा है। 2019 में आपको ध्यान रखना है यूनेस्को विश्व धरोहर शहर बना था कौन, तो जयपुर दूसरा शहर बना था, पहला तो 2017 में अहमदाबाद, है ना, ये चीज ध्यान रखिए। इतना ही नहीं, यूनेस्को के बारे में कई और सारी कैटेगरियों को लेकर यहां देखने का प्रयास कीजिए। जैसे अभी हाल ही में उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का 43वां सत्र आयोजित हुआ। यहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यानी कि खान पान की नगरी के रूप इसमें शामिल किया गया है। हालांकि 2019 में इस कैटेगरी में भारत का हैदराबाद शामिल हुआ था, है ना। अब यहां आपको हम ये सूची दिखला दें, भारत में यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की जो सूची है, जिसमें कि अन्य जो सब कैटेगरी है, जैसे कोई सिटी ऑफ खास करके म्यूजिक, जैसे सिटी ऑफ फिल्म, जो सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, इसी प्रकार से यहाँ पर अन्य कैटेगरी है। और इस यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में 9वां शहर बना है लखनऊ। और कब बना है, तो पिछले ही साल 2025 में सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में खास करके व्यंजन कला की कैटेगरी में यहाँ इसे चिन्हित किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, सवाल बनने की प्रबल संभावना प्रतीत होती है। और मैंने आपको बोला था ना, 2019 में हैदराबाद को इसी कैटेगरी में शामिल किया गया था। दोस्तों इतना ही नहीं, आइए आगे कुछ और भी है। अगर हम यूनेस्को की भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और संबंधित वर्ष की बात करें, कब यह मान्यता दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसी जानकारी आपको हर जगह नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। और ऐसा नहीं कि ये सारी चीजें पुरानी है, एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उदाहरण के लिए देखिएगा, गुजरात का गरबा नृत्य 2023 में सूची में शामिल हुआ है। प्रबल संभावना ऐसे तथ्यों को लेकर है। तो करंट अफेयर्स में हमारा प्रयास बेहतर से बेहतर आपके लिए रहता है। और पसंद आए तो हमें जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों सहपाठियों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। इतना ही नहीं, आपको मैंने ये भी बोला था कि भारत में यूनेस्को के कितने विश्व धरोहर स्थल हैं। क्योंकि बिहार को लेकर तो हम जान चुके हैं, बिहार में 2 हैं। अब भारत में इसकी संख्या जो है, पहले तो ये देख लीजिए कि इस सूची में आप 21 स्थल को देख रहे हैं, वो कहाँ पर है और इसमें कब शामिल हुआ है। 1983 में पहली बार 4 इसमें शामिल हुआ, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल। 1983 में उसी साल भारत वर्ल्ड कप जीता था, क्रिकेट एक दिवसीय जो वनडे वर्ल्ड कप होता है, कपिल देव की कप्तानी में, है ना। ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब बिहार को लेकर बात हो रही है तो 23 और 33वां नंबर देखिएगा। 23 नंबर पर देखिएगा बिहार का बोधगया, और 33वां देखिएगा नालंदा महाविहार, है ना। ओवरऑल सूची में 44 खास करके स्थल जो है ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है भारत में, है ना। मराठा सैन्य परिदृश्य पिछले ही साल 2025 में इसमें शामिल हुआ, उससे पहले 2024 में अहोम राज का मोइदाम। अच्छा, मोइदाम वो जगह होता है जो हजारों सालों से दफन है, जिसका उजागर किया गया है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आइए अगले सवाल पर। अच्छा, ये वही है, बिहार में यूनेस्को के कितने विश्व धरोहर स्थल है और वो कौन कौन सा है ना। चलिए अगला सवाल पर जाने से पहले एक बात मैं आपको पुनः याद दिला दूं कि आगामी 72वीं सहित अन्य वो सभी एग्जाम जो आयोजित होने वाले हैं, इसको लेकर हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में एक कंपाइलेशन करंट अफेयर्स का, एक्चुअली बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का जनवरी से मई महीने का हमने आपको प्रोवाइड किया है, आप इसको जाके डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा, मेनली आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर 72वीं बीपीएससी आपका टारगेट है तो इस वाले पीडीएफ को डाउनलोड मत कीजिए। इससे अच्छा होगा कि आप इस वाले को डाउनलोड कीजिए, फुल्ली रिवाइज्ड एंड अपडेटेड है। हालांकि जिन विद्यार्थियों, जिन छात्रों या फिर जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा अभी 6 महीने बाद है, तो ये ध्यान रखिएगा वो इसको डाउनलोड कीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन जो रिसेंटली 1-2 महीने में एग्जाम है, वो इस वाले पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। इसमें जनवरी 2025 से मई 2026 तक का कंप्लीट संग्रह एकदम डिटेल जानकारी के साथ आपको मिल जाएगा, है ना, केवल और केवल 79 रुपये में। और ये आपको मिलेगा कहाँ, तो बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर मिलेगा। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा, एक बड़ी घोषणा आज हम कर रहे हैं आप सबों के बीच कि यहाँ 2 दिन आपको आज के बाद से तमाम कोर्स और टेस्ट सीरीज पर एप्लीकेशन पे 50% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो कूपन कोड आपको दिख रहा है, इस कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिए। हालांकि कूपन कोड की जानकारी ऐप पर भी आपको मिल जाएगी, तो आप जाइए वहां पर, तमाम कोर्स में आपको लाभ मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, है ना। आइए अगले सवाल पर। अगला 5वां नंबर सवाल है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन
कि ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, कथन एक कहता है कि जियो प्लेटफॉर्म्स इस यहाँ विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है। ऐसे ये कथन बिल्कुल यहाँ सत्य है। जियो प्लेटफॉर्म्स जिसके अभी हम बात कर रहे हैं, इसने 320वां स्थान से छलांग लगाकर ये विश्व स्तर पर 20वां स्थान हासिल किया है। अब दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है यहाँ पेटेंट को लेकर, इसको ऐसे समझिएगा, फिलहाल तो ये भी कथन यहाँ सही है, इसको ऐसे समझिएगा, जो भी कंपनियां नवाचार या फिर खास करके इनोवेशन आदि में लगी है, मतलब उस पर पेटेंट प्राप्त करने को लेकर के यहाँ आवेदन कर रही है, तो उसकी संख्या का एक प्रकार से ये निर्धारण करता है, मतलब कौन सबसे आगे है, मतलब वो एक प्रकार से सूचकांक या फिर रैंकिंग प्रदान करता है। तो इस मामले में अधिक जो खास करके पेटेंट दाखिल करने में जियो का या फिर जियो प्लेटफॉर्म का जो स्थान है वो अब टॉप 20 में है, मतलब कि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना इसमें शामिल हो गया है टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में, है ना। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। कथन 3 कहता है कि जियो प्लेटफॉर्म का पेटेंट पोर्टफोलियो मुख्य रूप से 5G 6G कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड नेटवर्क तकनीकों पर केंद्रित है, जिस पर बेसिकली ये खास करके यहाँ आवेदन करते हैं। तो ये भी कथन सही है। तो फिलहाल इस प्रश्न में तीनों के तीनों सही है। अब विकल्प नंबर डी फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए, क्लियर है। आते हैं अगले सवाल पर, है ना। यहाँ वही चीज़ों की जानकारी है और आपको ये ध्यान रखना है। चलिए, अगले सवाल पर हम चलते हैं। दिल्ली में पहले पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन का उद्घाटन करने वाले तरनजीत सिंह संधू वर्तमान में किस पद पर है? अभी ये जो प्रश्न है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखिएगा। कई चीजें ऐसे हैं जो वास्तव में आपको ध्यान रखना चाहिए यहाँ से, लेकिन देखिए प्रश्न को हमने घुमा के पूछा है। आई थिंक मुझे लगता है कि आपने ये सवाल अब तक तो पढ़ भी लिया होगा कि पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित पहला पुलिस स्टेशन कहाँ खुला है, तो दिल्ली में। लेकिन देखिए, हमने सवाल कैसे आपसे पूछा है कि इसका उद्घाटन करने वाले तरनजीत सिंह संधू वर्तमान में किस पद पर है। जरा विकल्पों पर जोर डालिएगा, विकल्पों को देखिएगा कि इसमें कौन सा विकल्प एकदम सही है। तो विकल्प नंबर सी यानी कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पद पर है। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 20 जून 2026 को दिल्ली में पहला पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन शुरू किया गया। 23वें व मौजूदा उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है। और महिला पुलिस संचालित स्टेशन की बात हो रही है तो यहाँ जो पुलिस स्टेशन की कमान है ये एसएचओ से लेकर कांस्टेबल और सहायक स्टाफ जो है ये सभी 100% महिला पुलिस कर्मियों के हाथों में होगा। इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों, घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, साइबर अपराध एवं पीछा करने जैसी घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना तथा पीड़ितों को सुरक्षित एवं संवेदनशील वातावरण प्रदान करना इसका ये उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर अभी इसकी शुरुआत हुई है। लेकिन दोस्तों, महिला पुलिस कर्मियों की बात होती है तो एक चीज मैं बार बार कई बार रिपीट किया हूं आपके बीच कि टाटा ट्रस्ट की एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट ये कहती है कि सबसे अधिक महिला जो पुलिसकर्मी है वो बिहार में है। कई बार मैंने ये आपको बोला है। और दूसरी बात ये भी मैंने कई बार आपको पढ़ाया हुआ है, अगर भारत में पहला महिला पुलिस थाना की अगर हम बात करते हैं तो भारत में पहली महिला पुलिस थाना ये कोझिकोड केरल में स्थापित किया गया था, लेकिन पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित नहीं था। पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस थाना दिल्ली में भी खोला गया है। लेकिन जरा इसके बारे में भी ध्यान रखिए, 23 अक्टूबर 1973 को इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था कोझिकोड केरल में। इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है, सवाल बनने की प्रबल संभावना प्रतीत होती है। अगला प्रश्न है कि लेबर पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष और राजनीतिक दबाव के कारण हाल ही में इस्तीफा देने की घोषणा करने वाले ब्रिटेन के मौजूदा व 79वें प्रधानमंत्री कौन है? निम्नलिखित में से जो विकल्प यहाँ पर दिया गया उन सभी विकल्पों को देखिएगा। तो कीर स्टारमर, तो विकल्प नंबर यहाँ डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, है ना। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको ये बतलाऊंगा, दरअसल पहले तो ये जान लीजिए कि उनसे पहले इस पद पर थे ऋषि सुनक। ऋषि सुनक से पहले इस पद पर लिज ट्रस्ट थे और इनसे पहले थे बोरिस जॉनसन। हालांकि अभी फिलहाल हम इनकी बात कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऋषि सुनक की बात अगर हम करते हैं तो ये भारतीय मूल के हैं। अब इनके बारे में कुछ चीज़ें जानना मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं। एक गौरव का क्षण किसी भारतीय के लिए है, तो ये ध्यान रखिए, अपने आप में एक सवाल है। ब्रिटेन के इतिहास में अगर आप देखें, केवल ये भारत के ही नहीं बल्कि एशियाई मूल के आपको ध्यान रखना है, ये पहले प्रधानमंत्री बने थे। साथ ही एक टर्म, ऐसे तो ये नहीं लिखना चाहिए, जाति विशेष हो जाता है, लेकिन फिर भी इंटरनेट पर कई जगह आप देखते होंगे कि पहले हिंदू प्रधानमंत्री, तो फिलहाल वो चीज़ें हमने भी यहाँ ऐड कर दिया
दिया है, लेकिन ये कायदे से सही नहीं है ना। एशियाई मूल के या फिर भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री बने थे, इतना सफिशिएंट है, यहाँ जाति सूचक इंगित करना जरूरी नहीं था। चलिए फिलहाल ये टॉपिक को छोड़िए, यहाँ आगे आइए। जो इनका कार्यकाल है 25 अक्टूबर 2022 से 5 जुलाई 2024 तक रहा। राजनीतिक पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी थी। इनके क्रम की बात करें तो ब्रिटेन के 78वें प्रधानमंत्री बने, और इनसे पहले इस पद पर कौन थे तो लीज ट्रस, और उनके बाद जो उत्तराधिकारी कीर स्टारमर, जो अभी हाल ही में घोषणा किए हैं इस्तीफा को लेकर, है ना। इस्तीफा हालांकि इन्होंने शायद दे भी दिया, तो ये चीज ध्यान आपको रखना है। ऋषि सुनक साहब को यहाँ तस्वीर में आप देख रहे हैं, कितना एकदम सभ्य सा, एक लगता है धार्मिक सा नाम है इनका। चलिए फिलहाल यहाँ हमारा ये टॉपिक नहीं है, अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए हाल ही में मेटा प्लेटफॉर्म से भारतीय फिनटेक कंपनी क्रेड के संस्थापक डैश को, मतलब उनका नाम क्या है जो हमें यहाँ खाली जगह पे फिल करना है, तो इनको व्हाट्सएप का एक नया ग्लोबल हेड नियुक्त किया है। उन्होंने इस पद पर पिछले 7 वर्षों से कार्यरत, अच्छा यहाँ पर ये जो किस अधिकारी लिखा गया इसको रिमूव कर दीजिए, पिछले 7 वर्षों से कार्यरत विल कैथकार्ट का स्थान लिया है। तो इनका नाम क्या है जो नई नियुक्ति ग्लोबल हेड के रूप में हुई है। मेटा प्लेटफॉर्म्स ने भारतीय फिनटेक कंपनी क्रेड के संस्थापक, यहाँ पर एक हिंट है, तो ग्लोबल हेड नियुक्त किया गया किन्हें, राइट आंसर होगा कुणाल साहब। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिएगा अन्य जो 3 विकल्प हैं, मोहम्मद मुर्तजा, क्रिस क्रॉक्स और उसके बाद, ये तो औसत्य है, लेकिन जरा यहाँ मार्क जुगरबर्ग वाले पे ध्यान दीजिए, ये तो मेटा के ऑनर ही हैं, ऐसे ही आंसर होगा ही नहीं, है ना। ये मेटा जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है उसके ये मालिक है मार्क जुगरबर्ग, है ना, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब यहाँ हम आगे चलते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में 21 जून 2026 को कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर भारतीय नौसेना में शामिल किए गए 3 स्वदेशी युद्धपोतों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अब इसको जरा बारीकी से हल करना पड़ेगा कि राइट जो आंसर है वो है क्या, और प्लस यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा जिन 3 स्वदेशी युद्धपोत को लॉन्च किया गया है या फिर सेना के बेड़े में शामिल किया गया है, ये कौन कौन सा है। फिलहाल जो राइट आंसर होगा इस 90 नंबर प्रश्न का, ये होगा NS अग्रय, जो कि पनडुब्बी रोधी उथले जलपोत है, मतलब कि एक कम पानी पर चलने वाला एक जलपोत, है ना। ये यहाँ ध्यान रखिए, ये मिलान जो है एग्जैक्ट जो युग्म है यहाँ पर NS अग्रय को लेकर, जैसे यहाँ NS दुनागिरी का जो संबंध यहाँ पर सर्वेक्षण पोत में लिखा गया है, तो ये औसत्य है। इन चारों विकल्पों में से केवल यहाँ विकल्प सी सही है। अब आइए इसको समझिए, देखिए, ये याद रखना जरूरी है, केवल ये NS दुनागिरी, NS संशोधक या फिर NS अग्रय का नाम रखने से काम नहीं चलेगा। जो भी ये तीनों युद्धपोतों को शामिल किया गया है, मेनली आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कौन से कैटेगरी में बना हुआ है, मतलब कैसा है इसकी कैटेगरी। NS दुनागिरी उन्नत स्टील फ्रिगेट है, और NS संशोधक एक सर्वेक्षण पोत है, NS अग्रय जो है पनडुब्बी रोधी उथले जलपोत हैं। इन चीजों को ध्यान आपको रखना है, और इसके निर्माण में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। मेक इन इंडिया के तहत आप देखेंगे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में इसे देखा जा सकता है। तो फिलहाल यहाँ इतनी बातें ध्यान रखिए, और ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके बीच हमने रखा है, आपको हर हाल में दोस्तों याद रखना पड़ेगा, सवाल ऐसे बनते हैं एग्जाम में, है ना। चलिए उसके बाद आइए अगले सवाल पर। यह कथन वाला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। कथन एक कहता है कि जून 2026 में तुषार मेहता के कार्यकाल को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में 3 वर्ष के लिए ये बढ़ाया गया है। दोस्तों ये पहली बार नहीं है, पहले भी कई बार इनका कार्यकाल बढ़ा है। ऐसे इस प्रश्न का जो कथन एक है यहाँ बिल्कुल सही हो जाता है। पहला कथन यहाँ 10वां का बिल्कुल सही है। दूसरा कथन ये कहता है कि सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। तो यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए, ये जो कथन है विधि अधिकारी तो होते हैं, लेकिन इन्हें प्रथम मान्यता देना ये बिल्कुल यहाँ पर औसत्य है, पहले नहीं होते हैं, इस आधार पर ये औसत्य है। अब यहाँ अगला तीसरा कथन है कि वे सी के दफ्तरी के बाद इस पद पर सबसे लंबा कार्यकाल संभालने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। बात यहाँ पर हो रही है बतौर भारत के सॉलिसिटर जनरल, तो यहाँ पर यह कथन बिल्कुल सत्य है। पहला जो कार्यकाल है सबसे लंबा ये सी के दफ्तरी का है ना, ये ध्यान रखिएगा। कथन 3 यहाँ सही है, 1 और 3 केवल सही है। कौन से विकल्प में है? विकल्प नंबर सी में है। अब इनसे जुड़ी हुई आप यहाँ पर देख रहे हैं तमाम जानकारियों को। पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि 3 वर्ष के कार्यकाल के रूप में या फिर 3 वर्ष का कार्यकाल का यहाँ बढ़ोतरी किया गया है भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में। जामनगर गुजरात के रहने वाले हैं, नाम क्या है? तुषार मेहता। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत 5 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को भी यहाँ पर खास करके उनकी सेवा में विस्तार किया गया है।
दोस्तों सॉलिसिटर जनरल के बारे में हालांकि यहाँ पर एक जानकारी आपके बीच हमने रखा है कि सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार के दूसरे सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी होते हैं। मतलब कि दूसरा सबसे बड़ा लॉ का ऑफिसर होता है भारत सरकार का। मतलब कि कई मामलों में भारत सरकार का जहाँ पक्ष रखना होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो भारत सरकार के अधिकारी के रूप में वहाँ काम करते हैं। इस पद क्रम में उनसे केवल अटॉर्नी जनरल ही पहले स्थान पर होते हैं, यानी कि महान न्यायवादी, है ना। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ तो हमने यही आपसे पूछा था कथन 2, जहां पर यह गलत था, है ना। यहां पर प्रथम लिखा गया, लेकिन वास्तव में ये दूसरे स्थान पर आते हैं। उसके बाद यहां पर चलिए अगले सवाल पर। हाल ही में खबरों में रहा पुस्तक वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड द डिफरेंस लेवल की डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी। इस पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका विमोचन अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा नई दिल्ली स्थित जो राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति भवन है यहां पर किया गया है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं ऐसे ही, जो खास करके पुस्तक वाले, जो यहाँ पर पुस्तक का नाम और विमोचन प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंटली पुस्तक के लेखक, तो नमन नहीं बल्कि नमन रेबिया एवं संदीप कुमार द्वारा ये संयुक्त रूप से इस पुस्तक को लिखा गया है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला 12वां सवाल जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी एक सवाल मैं कल आपको करवाने वाला हूं, खास करके पद्म पुरस्कारों को लेकर। जो 131 पद्म पुरस्कारों का घोषणा हुआ था, 2 चरणों में ये दिया जा चुका है। तो उसी से यहाँ पर जो खास करके चर्चित नाम है उनके बारे में एक सवाल आपके बीच हमने रखा है। कोशिश कीजिए कि आप इसे हल करें कि वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा है। एक तरफ सूची 1 में व्यक्ति का नाम है, सूची 2 में सम्मान है। धर्मेंद्र प्रधान को देखिए यहाँ सूची 1 में ए का जो सामने है वो 1 है, फिर अलका याग्निक, फिर रोहित शर्मा और हरमनप्रीत सिंह। अब यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा कि इसमें से 2 जो नाम आपको दिख रहा है, रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर, ये दोनों क्रिकेटर हैं और इन दोनों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों हमें यह देखना है कि किस विकल्प में सी का 4 या फिर सी का 1 है। अब देखिए सी का 1 तो है, सी का 4 नहीं है, अर्थात यहाँ पर जो रोहित शर्मा वाला जो मिलान है वो सी का 1 हो जाएगा। और वैसे भी दूसरी ओर हरमनप्रीत कौर के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो इन्हें पद्मश्री मिला, या तो इनका मिलान में 1 होगा, डी का 1 या फिर डी का 4। डी का 1 कहीं भी नहीं है, सब में डी का 4 है। तो सी का 1 डी का 4 कौन से विकल्प में है? सी का 1 डी का 4 यहाँ इस विकल्प में हमें देखने को मिलता है। अब वहीं दूसरी ओर आप ये देखने का प्रयास कीजिए कि जो रिमेनिंग 2 हैं बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र और अलका याग्निक, तो अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला है। ए का 3 हो जाएगा, है ना। ए का 3 किस विकल्प में है? यहाँ पर है। और ऐसे अलका याग्निक वाला डायरेक्ट हो जाएगा, है ना। बी का 2 यहाँ पर देखिए कथन, या फिर जो यहाँ देख रहे हैं ना कूट 1 में जो है विकल्प ए में जो आपको दिख रहा है कूट का जो खास करके यहाँ दिखलाया गया है, जो एक प्रकार से मिलान है, जो युग्म है, वो यहाँ बिल्कुल सही है, विकल्प ए, है ना। तो यहाँ इतनी जानकारी आपके बीच हमने रखा है। कल वाले क्लास में हम डिटेल में थोड़ी चर्चा करेंगे क्योंकि ये जरूरी भी है। आज का ये सेशन यहाँ समाप्त होता है। पीडीएफ का आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। बीपीएससी वाला टेस्ट अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए तो ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पर आज के ये सवाल आपको देखने को मिल रहा है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है ना। एकदम अच्छे से ध्यानपूर्वक लिखिएगा। और जो जानकारी हमने ऑफर को लेकर आपको दिया था, को 50% डिस्काउंट मिलेंगे आपको एप्लीकेशन पे तमाम कोर्स और टेस्ट सीरीज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।